डरी हुई थी इंटरव्यू में जाने से पहले भी कि क्या पूछा जाएगा, कैसे पूछा जाएगा, और मेरा एक इंटरव्यू भी लास्ट में था। आपने बहुत कम समय में प्री निकाला है, कैसे तैयारी की थी आपने? मैंने सिलेबस को बहुत ज़्यादा फोकस किया है। पढ़ना कब सही रहता था? लेट नाइट या दिन में पढ़ना सही रहता मेरा रूटीन रात वाला रहा है, मैं रात भर पढ़ती थी और लेट तक सोती थी। था? कितने घंटे पढ़ते थे आप? सबसे बड़ी जो गलती मेरी ये हुई है कि मैंने बहुत ज़्यादा सोर्स को स्टार्टिंग में फॉलो किया। और कुछ चीज़ें जो आपको लगी बाकी से डिफरेंट किया आपने और 2 बार सिलेक्शन दिया? बाकी से डिफरेंट तो नहीं कह सकते, पर मुझे जो एक चीज़ लगती है कि जो मेरा सिलेक्शन हुआ है उसमें सबसे बड़ी जो रही है वो रही है मेरी कंसिस्टेंसी। मुझे किसी का कोई गाइडेंस नहीं था कि मैं किसी से पूछ लूँ। थोड़ा मेरा व्यवहार भी जो है इंट्रोवर्ट है, मैं बहुत ज़्यादा इतना ओपन नहीं हो पाती लोगों से। लॉन्ग टाइम तक चीज़ें याद रहे हमें, क्या तरीका रहता था? पहला प्री हुआ था तो प्री तो निकल गया था, पर मुझे मेंस का कोई आइडिया नहीं। अगर नहीं होता सिलेक्शन, 23 में भी नहीं होता, 24 में भी नहीं होता, फिर क्या करते हैं? मैं आपका दोस्त कुमार अर्जुन यादव एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, हम लगातार पॉडकास्ट कर रहे हैं एमपीपीएससी 2023 और एमपीपीएससी 2024 में जो भी सिलेक्टेड है, जिनका लगातार 2 बार सिलेक्शन हुआ है। एमपीपीएससी 2024 में सीटीआई की पोस्ट पे हुआ है और एमपीपीएससी 2023 में डीएसपी की पोस्ट पे। और साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा कि मेंस के अकॉर्डिंग ये पॉडकास्ट आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने जा रहा है, तो पूरा ज़रूर देखिएगा। चलिए हम शुरुआत करते हैं बिना देरी के। और हाँ, एक और चीज़, अभी तक आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जो इनकी नोट्स कॉपी वगैरह है, टेस्ट कॉपी वगैरह है, वो वहाँ पर शेयर हो जाएगी, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे आंसर राइटिंग करते थे, कैसे नोट्स बनाते थे। स्वागत है आपका। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद कि आपने मुझे यहाँ मंच दिया है जिससे मैं अपनी बातों को लोगों के साथ साझा कर सकूँ। पहले आप अपने बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। जैसा कि आप भी बताया ही है कि मेरा नाम दीपिका नकवाल है। मैं राजगढ़ ज़िले की पचौर तहसील से संबंध रखती हूँ। मैंने जो अपनी स्कूली शिक्षा है वो अपने पचौर से ही की है। उसके बाद जो स्नातक है वहाँ भी मेरा पचौर से ही हुआ है। मैंने 2021 से अपने एमपीपीएससी की जर्नी स्टार्ट की है और 2023 में जो कि अभी रिज़ल्ट आया उसमें मेरा डीएसपी के पद पर और 2024 वाले में मेरा सीटीआई के पद पर चयन हुआ है। ओके, 2021 में आपने प्रिपरेशन स्टार्ट किया? जी। ओके, अब मुझे आप एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में बता दो, स्कूलिंग से लगा के कॉलेज वगैरह में क्या स्ट्रीम था आपका? जैसे ही स्कूल में मैंने 10th से जो होता है हमारा स्ट्रीम 11th में मैंने बायो लिया था स्टार्टिंग में, तो मैंने बायो से हुआ है मेरा 12th। पर चूंकि मेरा डिसाइडेड था कि मुझे एमपीपीएससी करना है तो मैंने कॉलेज में आके अपना स्ट्रीम चेंज किया था और मैंने बीए किया है, बैचलर ऑफ आर्ट्स से मैंने किया है। कई लोगों के साथ में ये चीज़ें नहीं होती है कि उनको पता नहीं होता कि आखिर करना क्या है। क्योंकि मैंने 10th क्लास में ही डिसाइडेड कर लिया था कि मुझे करना एमपीपीएससी है। जिससे ऐसा हुआ है क्योंकि हमारे पचौर से ही एक का डीएसपी के पद पर ही चयन हुआ था जब मैं 10th या 11th क्लास में थी। हाँ, तो तभी मेरे दिमाग में आ गया था कि मुझे करना तो कुछ ऐसा ही है। जब 12th के बाद मैंने इस बारे में जानकारी प्राप्त की, मतलब टीचर्स से और पापा से जब मैंने पूछा तो मुझे एमपीपीएससी के बारे में पता चला और तभी से मैंने सोच लिया था, इसीलिए मैंने अपना स्ट्रीम भी चेंज किया। ओके, अच्छा, ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में स्टार्ट कर दिया था आपने कि ग्रेजुएशन से स्टार्ट कर दिया? ग्रेजुएशन के सेकेंड ईयर में मैंने पढ़ना स्टार्ट किया था, पर चूंकि मेरी बहुत ज़्यादा हेल्थ इशू हुए थे तो मैंने छोड़ दिया था। फिर मैंने 21 से ही लगभग मेरी पूरी जो तैयारी मानेंगे तो उसी से स्टार्ट हुई। अच्छा, इसके लिए आपने एनसीईआरटी वगैरह पढ़ा था? जैसे कि यूपीएससी में रहता है कि एक आपको बेस बनाना तो एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए, आपने पढ़ा था? जैसे मैं सही बताऊं तो मैंने एनसीईआरटी नहीं पढ़ा है। मैंने जो शुभम गुप्ता सर की क्लासेस होती थी एनसीईआरटी की, मैं उनको देखती थी स्टार्टिंग में अपना बेस बनाने के लिए, बाकी मैंने ऐसे पर्सनली पढ़ा नहीं है। शुभम गुप्ता वो अनएकेडमी में पढ़ाते थे और अभी शुभम अकेडमी, शुभम गुप्ता सर दमोह वाले। इंदौर वगैरह कब आना हुआ था आपका? मेरा इंदौर जैसे मैं सबसे पहले आई थी 2019 में, पर तब मेरे हेल्थ इशू बहुत ज़्यादा हो गए थे तो मैं दोबारा चली गई थी कुछ ही महीनों में, 2 से 3 महीनों के अंदर। फिर मैं 2021 में आई थी इंदौर। हाँ। तो 21 से अगर बात करें तो तैयारी आपकी स्टार्ट हो चुकी थी? हाँ। कैसे स्टार्ट किया था आपने? जैसे स्टार्टिंग में मैंने कोचिंग की है, 1 साल लगभग मैंने कोचिंग की थी, पर चूंकि मेरा मेंस था और मुझे कोचिंग में बहुत परेशानी भी आ रही थी क्योंकि मेरा टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा था, तो मैंने बीच में कोचिंग छोड़ दी थी। फिर मैंने लगभग सेल्फ स्टडी ही की है मैक्सिमम चीज़ों के लिए। अच्छा, कितने टाइम में आपने एग्ज़ाम के लिए रेडी थे आप देने के लिए कि हाँ सारी चीज़ें पढ़ ली, अच्छे से कवर हो गई है, पहला अटेम्प्ट में अपना 100% देना है और इसको क्वालिफाई करना? आई थिंक पहले ही अटेम्प्ट में आपने शायद प्री निकाल लिया था। हाँ, जैसे पहला अटेम्प्ट ऐसा था तो वो पहला अटेम्प्ट में एक्साइटमेंट और जोश भी बहुत ज़्यादा होता है हमारे अंदर, तो मैंने उसके लिए बहुत तैयारी की थी। लगभग 4 से 5 महीने मैंने सिर्फ प्री पढ़ा था और मैंने प्री को बहुत ज़्यादा मेहनत भी की थी, तो मैं इसमें श्योर हो गई थी कि हाँ होना तय है। पर मेंस में मेरा ऐसा हुआ था क्योंकि जो मेंस है
उससे 1 महीने पहले ही 2022 वाला प्री हुआ था, तो मैं उसमें लग गई थी क्योंकि पोस्ट बहुत ज़्यादा थी। तो मेरा वो वाला मीन्स उतना स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाया था, तो कहीं ना कहीं डाउट तो था कि पता नहीं इंटरव्यू कॉल होता है या नहीं, पर उसमें भी इंटरव्यू कॉल था मेरा। आपने बहुत कम समय में आई थिंक प्री निकाला है आपने। हाँ। कैसे तैयारी की थी आपने प्री की? मैंने प्री के लिए जो तैयारी का सबसे ज़्यादा रहा है कि मैंने सिलेबस को बहुत ज़्यादा फोकस किया है कि जो सिलेबस के टॉपिक्स होते हैं, और मेरा प्लस पॉइंट रहा है एमपी। मैंने एमपी को बहुत ही टारगेट किया था, मतलब मैं ऐसा ट्राई करती थी कि मेरे एमपी के क्वेश्चन गलत ना हो, कुछ भी हो पर एमपी गलत नहीं होनी चाहिए। और जो पीछे वाली यूनिट्स होती है, जैसे कि हम देखते हैं जो लास्ट यूनिट है अभी हमारी जनजाति वाली है, वो थोड़ी इजी क्वेश्चन उससे बहुत इजी आ रहे हैं अगर देखा जाए तो कंपेरेटिव। तो और साइंस वाला जो पोर्शन है यूनिट 7, तो वो भी मेरा सही हो जाता था, उससे मुझे बेनिफिट मिला है। और करंट अफेयर्स की अगर मैं बात करूँ तो जो कुमार गौरव सर है उत्कर्ष वाले, उन्होंने मेरा जीके जीएस बहुत स्ट्रॉन्ग करवा दिया था, तो वो मेरे अच्छे। करंट अफेयर आप डेली पढ़ते थे? नहीं, मैं उनकी सिर्फ मैं लेक्चर देखती थी, मैं लिखती नहीं थी, उनके मैं देखती थी। उनका जो 1 घंटे 1.5 घंटे का वीडियो होता है, और लास्ट टाइम में स्पीड ही पढ़ती थी, तो वो बहुत जल्दी रिवाइज हो जाती थी। 5 प्री दिए आपने, राइट? 5 प्री में एक एवरेज स्कोर क्या रहता था आपका? मेरा एवरेज स्कोर जो रहा है 78 अप्रोक्स रहा है। 78 अप्रोक्स रहा है? 78 79 मेरा रहा है। जैसा कि आपने प्री में बोला था कि प्री में जो है आप एमपी का पोर्शन गलत नहीं करते थे, ऐसा होता था? हाँ, मतलब प्री में मैंने ट्राई करा है, मैंने एमपी के इतने ऑब्जेक्टिव लगाए हैं कि वो रिपीट होने लगे थे हर कोचिंग से, तो ऐसा होता था। ओके, अगर एमपी का कुछ सोर्स बताए, जो मेन चीज़ें जो आपने पढ़ा है, और आपका मीडियम क्या था? मेरा हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम। हाँ। आपने जो पढ़ा था अगर बताना चाहें तो। जैसे मैंने क्या किया था कि स्टार्टिंग में जब प्रिपरेशन की थी तो मुझे आइडिया नहीं था, क्योंकि मेरा थोड़ा गाइडेंस नहीं रहा है, मैंने खुद से ही सब ट्राई करा था। तो मैंने वर्णवाल की बुक जो आती थी पहले उसको पढ़ा है, और वर्णवाल की बुक के साथ चूँकि मैंने कोचिंग भी की थी स्टार्टिंग में, तो मैंने वर्णवाल की बुक और अपने नोट्स दोनों को मिला के नोट्स बनाए थे एमपी के लिए। तो वही नोट्स मेरे प्री के भी होते हैं, वही नोट्स मेरे मेंस के लिए भी होते हैं, मैंने इस तरह से उन्हें बनाया था। और जैसे जैसे कुछ भी मुझे नया लगता है, जैसे अभी परीक्षा धाम आई है, वो बहुत अच्छी बुक है एक तरह से, तो जो मेरे नोट्स में नहीं होते हैं मैं उनको ऐड कर लेती हूँ। तो मेरा एमपी का ऐसा होता है कि एक ही कॉपी है, उसी से पढ़ना है, चाहे प्री हो चाहे मेंस हो। अच्छा, पढ़ने का तरीका क्या रहता था आपका? जैसे प्री के लिए कोई सी बुक ले ली हमने, हमको उसके बारे में कुछ नहीं पता है, पहली बार ही पढ़ रहे हैं, तो लॉन्ग टाइम तक चीज़ें याद रहे हमें, क्या तरीका रहता था आपका? जैसे पहली बार तो ऐसा होता है कि जब बुक पढ़ रहे होते हैं तो वो पूरी तरह से नहीं लगती है और समझ ही नहीं आती हमें क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। तो पहला तो पढ़ते जाते हैं बस कि एक बार रीडिंग ख़त्म करना है, बस पढ़ना है, याद हो ये मैटर नहीं हो रहा है। पर सेकंड बार जब मैं पढ़ती थी तो मैंने हाईलाइट किया है, मेरी बुक्स बहुत ज़्यादा मतलब रंगी चंगी हो जाती है, ऐसा बोलते हैं, मैं बहुत हाईलाइटर यूज़ करती हूँ। तो उससे, और फिर जब मैं फाइनल जब पढ़ती हूँ तो सिर्फ मैं जो मैंने हाईलाइट किए होते हैं सिर्फ उन्हीं को पढ़ती हूँ। अब हम मेंस पे आते हैं। मेंस की आप कोशिश करिएगा कि जो आपने सोर्स फॉलो किया है वो या तो पेपर वाइज या यूनिट वाइज। एस्पिरेंट के साथ में ये होता है कि हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, बट उनका डाउट ये है कि आप सोर्स को लेके ज़रूर पूछिएगा क्या क्या चीज़ें फॉलो किया आप, और आपका खास करके 2 बार सिलेक्शन हुआ है। जैसे कि सोर्स की अगर बात की जाए तो मैंने मल्टीपल सोर्स यूज़ किए हैं। सोर्स मेरे बहुत अलग अलग कोचिंग के भी रहे हैं और बहुत अलग रहे हैं, मतलब कुछ मैंने खुद से भी किए हैं, कुछ कोचिंग के भी प्रेफर किए हैं। तो जैसे हम पहले पेपर की बात करते हैं, हिस्ट्री जो पोर्शन है, तो उसके लिए मैंने जो मैक्सिमम नोट्स पढ़े हैं वो आकार आईएएस के पढ़े हैं। ठीक है, आकार के ही नोट्स पढ़े हैं और उसी से मैंने शॉर्ट नोट्स भी बनाए हैं। एमपी हमारा परीक्षा धाम कवर कर देता है, प्री के लिए भी मैक्सिमम जो चीज़ें होती है वही मेंस में भी मैक्सिमम कवर कर देती है। उसके बाद जैसे पेपर A1 में ही जो पार्ट बी है उसके लिए भी आकार आईएएस के नोट्स बहुत अच्छे हैं, मैंने उन्हीं को प्रीफर किया है। ठीक है, पेपर 2 के लिए जो पॉलिटी वाला पोर्शन है उसके सिविल जॉब्स के जो यूनिट्स, जितनी भी 5 यूनिट्स के आप सिविल जॉब्स के प्रीफर कर सकते हैं, या फिर जो अभी यूनिट ऐड हुई है यूनिट 4 और 5 उसके लिए चैंपियन स्क्वायर के यूनिट नोट्स बहुत अच्छे हैं। ठीक है, ऐसे ही पार्ट बी जो सोशियोलॉजी वाला है उसमें भी या तो आप सिविल जॉब्स या फिर चैंपियन स्क्वायर, दोनों यूनिट्स मतलब दोनों के नोट्स बहुत अच्छे हैं, आप किसी के भी पढ़ सकते हैं। पेपर 3 के लिए अगर हम देखें इकोनॉमिक्स के, तो वो भी सिविल जॉब्स के बहुत अच्छे नोट्स है, पर जो यूनिट 3 और 4 है जो हमारा एमपी स्पेसिफिक है उसके लिए चैंपियन स्क्वायर ने जो अभी नोट्स निकाले हैं उसमें पूरा करंट डाटा सब कुछ ऐड होके है, तो वो बहुत अच्छे हैं। इसके साथ ही पार्ट बी के लिए तो आप जहाँ से भी प्रिफर कर सकते हैं, जैसे कि कुछ मैक्सिमम मैंने आकार से ही पढ़े हैं पार्ट बी के लिए। पेपर जो 4 है
पार्ट ए इथिक्स वो मैंने पूरा आकार से कवर किया है, और जो पार्ट बी है उद्यमिता वाला वो मैंने सिविल जॉब से कवर किया है। ओके। और हिंदी के लिए जो अगर बुक देखी जाए तो मैंने कुसुमलता श्रीवास्तव मैम जो है उन्हीं की बुक पढ़ी है और उसी से किया है। और पेपर 6 के लिए जो निबंध हमको थोड़ी दिक्कत देता है स्टार्टिंग के लिए, पर जब आपके मेंस के पूरे 5 पेपर कवर हो जाते हैं तो वो आपके लिए बहुत इजी हो जाता है। पर अगर फिर भी ऐसा लगता है तो एक विवेकानंद इंस्टीट्यूट की बुकलेट जो है स्टार्टिंग में उन्होंने निकाली थी, वो बुकलेट बहुत अच्छी थी। मतलब उसमें जो कोट्स होते हैं वो भी उन्होंने दिए थे, एक प्रस्तावना, विषय वस्तु और निष्कर्ष, इसके साथ उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से एक पूरा शॉर्ट नोट्स के पैटर्न में दिया था। तो वो बहुत अच्छा है, अगर उसको प्रीफर कर सकते हैं। ओके। शुरू में जब हम स्टार्टिंग करते हैं प्रिपरेशन की तब हमें सोर्स समझ नहीं आता है, आपके साथ भी ऐसा हुआ था? मेरे साथ जो सबसे बड़ी दिक्कत यही आई थी। मतलब जब मैंने 21 वाला मेंस दिया था तो मेरे पास इतने सारे नोट्स हो गए थे कि मैं उन्हें लास्ट में रिवाइज नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मैंने अलग अलग को फोकस करा, मैंने पढ़ा पर मैंने एक जगह उनको लाया नहीं। तो वो मेरे लिए सबसे बड़ी दिक्कत हुई थी। जब मैं टेस्ट दे के आती थी तो मुझे लगता था कि ये तो मुझे लेना पड़ेगा, ये मेरे पास सोर्स ही नहीं है, ये क्या पूछा जा रहा है। तो मैं टेस्ट दे के आती और मैं एक नई बुक लेके आ जाती थी अपने साथ में। दोस्तों को देख के ऐसा लगता था कि यार ये इस बुक से पढ़ रहा है, मैंने तो इससे पढ़ा नहीं है, मैं भी लेके आऊँ ये, या इससे मैं भी पढ़ूँ? मेरे साथ हुआ ये था, चूँकि जो हमारी क्लास थी उसमें मेरा ही पहला ही प्री निकला था। अच्छा। तो मेरे दोस्तों में कोई था ही नहीं जिससे मैं ऐसा वाला गाइडेंस लूँ या फिर उनके साथ में प्रिपरेशन करूँ। तो मेरे साथ ये दिक्कत आई थी, 21 वाले में सबसे ज़्यादा आई, फिर 22 और 23 में चूँकि हमने साथ में प्रिपरेशन की। ओके। जो 6 पेपर हैं, हाँ, सारे स्ट्रॉन्ग थे आपके, या फिर कोई पेपर ऐसा जो टफ पड़ता था आपके लिए, परेशान करता था कि ये पेपर जो इसमें स्कोर कम आता है? मेरा जो फर्स्ट पेपर है वही सबसे ज़्यादा कमज़ोर रहा है, क्योंकि हिस्ट्री तो मुझसे बन जाती थी पर जियोग्राफी नहीं बन पाती थी। मतलब जो कि वो बहुत इजी होता है, पर मेरे साथ ऐसा होता था कि मैं उसको याद करके जाती थी और वो बिगाड़ ही देती थी उस पेपर को, मैं कहीं ना कहीं उतना अच्छा नहीं कर पाती थी। तो वही मेरा थोड़ा कमज़ोर रहा है। और आंसर राइटिंग की बात करूँ मैं, शुरुआत से ही करते थे आप जब से मेंस पढ़ना चालू किया था, या फिर पूरा पढ़ लिया था एक बार आपने उसके बाद स्टार्ट किया था? नहीं, ऐसा मैंने नहीं किया है कि पूरा पढ़ने के बाद आप स्टार्ट कर रहे हैं, उसका कोई सेंस भी नहीं रह जाता है बहुत ज़्यादा। मैंने जब मैं पढ़ती थी, मैंने टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन की थी, तो मैं पढ़ती थी, टेस्ट लगाती थी और उसी के साथ मेरा चलता था रिदम में। टेस्ट के साथ ही मेरी सारी यूनिट्स कंप्लीट होती थी और पेपर कंप्लीट होते थे। ओके। लगभग मानो तो कितने टेस्ट दे दिए होंगे आपने? मैं ऐसा बता नहीं सकती, पर 21 से लेके 24 तक मैंने बहुत टेस्ट दिए हैं। अच्छा। जो चीज़ें आप पढ़ते थे वो चीज़ें रिकॉल होती थी, चाहे एग्जाम हॉल में या फिर टेस्ट सीरीज में? ऐसा होता है कि टेस्ट सीरीज में हमारे पास टाइम होता है, लगभग 2 से 3 दिन वो दे देते हैं पार्ट वाइज में, यूनिट वाइज में, तो हम वहाँ पे ज़्यादा अच्छे से रिवाइज करके जा सकते हैं। पर एग्ज़ाम में ऐसा होता है कि आपके पास वो आप दे के आए, पूरा दिन भी नहीं होता है, दूसरे दिन आपको दोबारा जाना होता है। तो मेरे साथ जो स्टार्टिंग के 2 मैंने अटेम्प्ट दिए हैं, 2021 और 2022 वाला, उसमें ये इशू आया है क्योंकि मेरे पास शॉर्ट नोट्स नहीं थे उतने ज़्यादा, तो मैं कुछ चीज़ें छोड़ के चली जाती थी, रिवाइज ही नहीं होता था, तो वहाँ पे मेरे को याद ही नहीं आ पाता था कि लिखना क्या है। तो ये मुझे थोड़ा सा इशू हुआ है। फिर मैंने अपने शॉर्ट नोट्स पे जब काम किया है तो ये चीज़ ठीक हुई है। नोट्स की अगर बात करें तो सारे सब्जेक्ट के बनाए थे आपने? नहीं, मैंने सारे सब्जेक्ट के नहीं बनाए हैं। मतलब देखा जाए तो मैंने कुछ ही के बनाए थे स्टार्टिंग में, पर जो मेरा कमज़ोर रहा है मैंने उन पे ज़्यादा काम किया है। जैसे कि मेरा इकोनॉमिक्स थोड़ा वीक है तो मैंने उस पर, जियोग्राफी के भी मैंने बनाए थे, और हिस्ट्री, और थर्ड पेपर जो थोड़ा परेशान करने वाला था पहले वाले सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो मैंने उसको बनाए हुए थे। आपने जो ग्रेजुएशन में किया है, बीए किया है, हाँ, तो साइंस वाले पोर्शन में आपको कहीं ना कहीं दिक्कत तो आई होगी? हाँ, वही साइंस वाले पोर्शन में मुझे मैथ्स थोड़ा दिक्कत देता था। मैथ्स जो होते थे उसके क्वेश्चन मुझसे बन नहीं पाते थे, और लास्ट वाली यूनिट्स कुछ मुझे दिक्कत देती थी। ओके। अब आते हैं हम इंटरव्यू पे। लगातार आपने 4 इंटरव्यू दिए हैं, 2025 वाला अभी आपका मेंस है। हाँ, मे बी 5वां इंटरव्यू भी आप देने जाएंगे जी। सिलेक्शन किस अटेम्प्ट में हुआ था आपका फाइनली? फाइनल सिलेक्शन मेरा 2023 और 2024 में हुआ है, तो मेरा 3rd और 4th अटेम्प्ट में हुआ है। हाँ। शुरुआत में जो पहला इंटरव्यू दिया था, देन अब अगर लास्ट वाले इंटरव्यू में आते हैं जो 3rd और 4th, इनमें क्या सुधार किया था आपने? मेरी प्रिपरेशन के अगर मैं बात करूँ तो जो सबसे ज़्यादा टफ फेस मेरे लिए रहा है वो रहा है इंटरव्यू। अच्छा। क्योंकि मेरे प्री निकल जाता था, मेरा मेंस निकल जाता था, पर मेरे इंटरव्यू में 2 बार मैं बाहर हुई हूँ। तो जो सबसे ज़्यादा डर था वो मुझे इंटरव्यू को लेकर ही था कि इंटरव्यू में ही कहीं मैं गलती कर रही हूँ कि एवरेज मार्किंग भी नहीं हो पा रही है।
जब मेरा पहला इंटरव्यू अगर मैं बात करूँ तो वो ऐसा था कि मैं बस देने चली गई थी, अगर हम ये कह सकते हैं, क्योंकि मैंने उसमें बहुत करंट अफेयर्स नहीं पढ़ा, मैंने कोई गाइडेंस नहीं लिया, मेरा कोई ग्रुप सर्कल रहा नहीं, थोड़ा मेरा उतने दोस्त हैं नहीं जितने होने चाहिए, तो मैं सिर्फ देने चली गई थी। और जब मैं पहली बार दे के आई थी तो मैंने बहुत बेसिक क्वेश्चन में वहाँ पे सॉरी बोला था। अच्छा। हाँ, तो कहीं ना कहीं वो होता है ना, हमें समझ आ जाता है कि हमने कहाँ गलतियाँ की हैं। सेकेंड वाले इंटरव्यू पे मैंने बहुत काम किया था, 2022 वाले, मेरे ग्रुप सर्कल भी था, उसमें हमने इससे प्रैक्टिस भी की है, सब किया है। पर मुझे लगता है कि उसमें मैंने थोड़ा सा, ऐसा होता है कि हम कोई चीज़ ज़्यादा कर देते हैं, जो जितना सिंपल हमें वहाँ रहना चाहिए वो शायद वो नहीं हो पाया था, या फिर कुछ चीज़ें होती है जो हम वहाँ पे हमें समझ नहीं आती है कि कैसे हैंडल होनी है, तो वो मेरी गलती हुई है। थर्ड अटेम्प्ट और जो फोर्थ में मेरा हुआ है, उसमें एक जो बहुत कॉमन चीज़ थी वो ये थी कि मैं बहुत कूल थी। हाँ, मेरे अंदर ये था कि नॉर्मल लोग हैं, हमें बातचीत करके ही आना है, वो हमारा सिलेक्शन करने के लिए ही बैठे हैं। हाँ, तो मैं बहुत कूल थी, बहुत शांत थी, और जो बना उसको तो देना ही है, जो नहीं बनता है वो हमारा देखा जाता है। तो मैंने बस स्माइल था मेरे चेहरे पे, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं उसी से मुझे दोनों में ठीक नंबर मिले हैं, मतलब अच्छे ही नंबर मिले हैं। ओके, कितने क्या नंबर मिले अगर दोनों में? जैसे 2023 वाले इंटरव्यू में मेरा शर्मा सर का बोर्ड था, उसमें मुझे 130 नंबर मिले हैं। ओके। और 2024 वाले में मुझे कोस्टी सर का बोर्ड था, तो उसमें मुझे 106 नंबर मिले हैं। 106, ओके। 23 में आपको 23 में 130 मिले? हाँ, काफ़ी अच्छा स्कोर है ये तो। शुरू में अगर बोला जाए तो कूल नहीं थे, हेजिटेशन होता था, डर लगता था इंटरव्यू के पहले, है ना? मतलब मैं बहुत डरी हुई थी इंटरव्यू में जाने से पहले भी, कि क्या पूछा जाएगा, कैसे पूछा जाएगा। और मेरा एक इंटरव्यू भी लास्ट में था, 15वें नंबर पे, तो जो वहाँ बैठे बैठे हम हो जाते हैं ना एकदम, क्या पूछेंगे अब, क्या पूछेंगे, वो मेरी कंडीशन आ गई थी, तो मैंने उसे लगभग बिगाड़ ही दिया था। पहले के इंटरव्यू दिएंगे उसमें फील भी हो जाता होगा ना हमको कि हम अपना बेस्ट नहीं दे पाए थे, और बाकी जो 2 में सिलेक्शन हुआ है उसमें आपको लगा होगा कि नहीं बना है, मतलब खुद को एक फील हो जाता है अंदर से कि ठीक रहा है इंटरव्यू। जैसे 23 वाले इंटरव्यू का मुझे समझ आया नहीं था, अच्छा गया है या बुरा गया है। वो मेरे साथ हुआ था, तो मैं उसमें कुछ बोल नहीं पा रही थी कि मेरा इंटरव्यू कैसा गया है, क्योंकि मुझसे कुछ क्वेश्चन बने थे, कुछ नहीं बने थे। मुझसे सिर्फ शर्मा सर के क्वेश्चन बने थे, बोर्ड मेंबर्स के क्वेश्चन मुझसे नहीं बन पाए थे। तो मैं कहीं ना कहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा था, बन रहे थे नहीं बन रहे थे। बाकी चॉइस वाला मेरा इंटरव्यू अच्छा गया था। इंटरव्यू में तो हो रही थी गलती, लेकिन मेंस में भी लग रहा था आपको कि हुई हो, पर अभी तो कुछ पता नहीं चला, तो कैसे बता सकते हैं? नहीं, मैं बता सकती हूँ। जैसे मैंने काम किया है अपनी गलतियों पे। सबसे बड़ी जो गलती मेरी ये हुई है कि मैंने बहुत ज़्यादा सोर्स को स्टार्टिंग में फॉलो किया। तो मेरे पास ऐसा होता था, जब हम एग्ज़ाम देने जाते हैं तो मैं रिवाइज़ नहीं कर पाती थी, क्योंकि मेरे पास शॉर्ट नोट्स नहीं थे। तो स्टार्टिंग जो 2021 और 2022 दोनों में ये मेरी हुई है। और इसके साथ मैंने प्रीवियस ईयर को टारगेट नहीं किया था, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं ना, वो कई बार हमें बहुत रिपीट होते हैं क्वेश्चन, वो बता देते हैं कि इससे आने वाला है। तो अगर आप प्रीवियस ईयर को ही टारगेट करके जाते हैं, 70% आपका हो जाता है। तो मैंने, सबसे बड़ी गलती मुझे वही लगती है मेरी। लगभग प्रिपरेशन की बात हो गई है, अब मैं आता हूँ आपकी जर्नी यानी कि सिलेक्शन की पहले की चीज़ें। ये तो सिलेक्शन के बाद मतलब प्रिपरेशन किया था वो, बट इसके बीच में क्या क्या चीज़ें हुई? कितना टाइम पढ़ते थे आप, क्या क्या चीज़ें होती थी? जैसे जर्नी की बात करें तो 2021 से मैंने लगभग प्रॉपर तैयारी स्टार्ट की। 2022 में जो पहला प्री हुआ था, तो चूंकि पहला प्री हुआ था तो प्री तो निकल गया था, पर मुझे मेंस का कोई आइडिया नहीं था। और मेरे पास जो सबसे बड़ी, मुझे लगता है कि जो कमजोरी रही है, जिसकी वजह से मैं पीछे हुई, वो रहा है मार्गदर्शन। कि मुझे किसी का कोई गाइडेंस नहीं था कि मैं किसी से पूछ लूँ। थोड़ा मेरा व्यवहार भी जो है इंट्रोवर्ट है, मैं बहुत ज़्यादा इतना ओपन नहीं हो पाती लोगों से, तो मैंने किसी से पूछा भी नहीं। जो आसपास वाले भैया दीदी, कोई भी, मैं ट्राई करती थी कि मैं खुद से ही प्री दे दूँ, खुद से ही अपने नोट्स बना लूँ। जब मैं टेस्ट दे के आती थी तो मैं कभी अपनी कॉपी किसी को नहीं दिखाती थी। अच्छा। हाँ, खुद से ही सब कर रही होती थी। तो मुझे ये सबसे बड़ी कमज़ोरी लगी है मेरी, कि जो हम तैयारी वाले फेज़ में होते हैं, जो एक ग्रुप सर्कल होता है, वो हमारी मदद करता है कई बार कि ये गलती हुई है, हम यहाँ से ये कर सकते हैं। तो ये मेरे साथ नहीं हो रहा था। जैसे जैसे हम तैयारी स्टार्ट की मैंने, फिर 2022 वाले में मेरे कुछ दोस्त, जैसे अब जब प्री निकलता है, मेंस निकलता है, तो फिर वहाँ से मेरा ग्रुप बना। इस बीच ऐसा हुआ है कि 22-23 लगातार चले हैं ये वाला। एक साल में मैंने 5 एग्ज़ाम दिए थे। एक साल में? एक साल में, क्योंकि वो ऐसा हुआ था, प्री हुआ, मेंस हुआ, इंटरव्यू हुआ, फिर प्री हुआ, फिर ऐसे करके उसी साल में बहुत एग्ज़ाम हुए। तो लगातार जो है मेरी निरंतरता बनी रही थी। तो मुझे लगता है जो मैं पास हुई है वो उसी का परिणाम है,
क्योंकि हाँ कई बार हमको लगता है कि हमें समय ही नहीं मिल पा रहा है, हम्म, पर जो निरंतरता थी उससे ही मेरी पढ़ाई लगातार बनी रही और उसी से मेरा एग्ज़ाम क्लियर हुआ। तो 5 साल की जर्नी रही है और अब लगभग अंत ही हो गई है। अच्छा, पहले जो सिलेक्शन हुआ था आपका सीटीआई में हुआ था ना, हाँ। और डीएसपी में हुआ था, ज़्यादा एक हैप्पीनेस जो रहती ना, कब हुई थी? पहले सिलेक्शन में हुई थी या फिर दूसरे वाले में हुई थी जब डीएसपी बने थे आप? जैसे कि मैं अगर डीएसपी बड़ा पद है वो हाँ। खुशी होती है, हाँ। पर जो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी हुई थी वो 2024 वाले रिजल्ट में, चूँकि जो सीटीआई का हुआ था बिल्कुल। उसमें हुई थी, क्योंकि वो मेरा पहला रिजल्ट था। मैं 2 बार असफलता देख चुकी थी, तो बस इतना था कि जो भी हो एक लिस्ट में नाम हो, पीडीएफ में एक बार मेरा नाम हो, तो वो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी उस वाले में। अच्छा, पढ़ने में कैसे थे आप? मैं पढ़ने शुरुआत से स्टार्टिंग स्कूलिंग अगर बोला जाए था? हाँ। मैं अच्छी रही हूँ स्टार्टिंग से पढ़ने में। मैं ठीक रहा है मेरा, मतलब मैं अच्छे ही स्टार्ट से ही क्लास टॉपर रही हूँ। तो बोला जा सकता है कि जो पढ़ने में अच्छे रहते हैं उन्हीं का सिलेक्शन होता है? नहीं, ये नहीं बोला जा सकता है, क्योंकि जो पढ़ने में अच्छे नहीं रहते हैं उन लोगों का भी होता है। तो ऐसा होता है, जैसे मैं अपनी दीदी के बारे में बात करूँ तो वो पढ़ने में अच्छी नहीं रही है, पर उनका हुआ है। अच्छा। तो वो हमारी मेहनत पे डिपेंड करता है कि अगर हम किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, अगर हमने कोई लक्ष्य बनाया है, तो हम उसके प्रति कितने समर्पित हैं, हम उसके प्रति कितनी मेहनत कर रहे हैं, और मेहनत करते हैं तो ज़रूर सिलेक्शन होता है। आपके साथ में प्लस पॉइंट देखा मैंने कि आपको पता था, चीज़ें क्लियर थी, किसी के कहने ना कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था आपको कि मुझे ये करना है। हाँ, मेरा डिसाइड था कि मुझे एमपीपीएससी ही करना है। जैसे स्टार्टिंग में मैं सच बताऊं तो मेरा यूपीएससी का था कि मुझे यूपीएससी करना है। पर जब पापा ने थोड़ा बात की, हमारे प्रिंसिपल सर जो है उन्होंने भी मुझे गाइड किया है मेरे स्कूल के, तब उन्होंने बताया कि आप एमपीपीएससी करो तो ज़्यादा बेहतर होगा, तो फिर मैं इस फील्ड में आई। ओके। हाँ, नहीं तो मैं यूपीएससी करती। तो अभी फिर यूपीएससी का प्लान भी रहेगा? अभी तो है नहीं, अब देखते हैं जो भी होता है। अच्छा, अगर नहीं होता सिलेक्शन फिर क्या करते हैं आप? जैसे कि मैंने इसके लिए जैसे स्टार्टिंग में मैंने कोई प्लान भी नहीं रखा था, तो थोड़ा परेशान भी मैं हुई थी उन चीज़ों को लेके कि मेरे पास कुछ नहीं है, बीए है, मैं आगे क्या कर पाऊँगी। पर मैंने अभी जो है एमए कर रखा था, मतलब एमए का मेरा 3rd सेम अब हो रहा है। जैसे ही 2022 में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मैंने एमए का फॉर्म डाल दिया था, तो मैंने एमए किया है, अब मेरा चल रहा है। वो मेरा था कि मैं नेट और सेट दूंगी, फिर मैं एपी की एग्ज़ाम दूंगी। ओके। पढ़ना कब सही रहता था आपको? लेट नाइट या दिन में पढ़ना सही रहता था? मेरा रूटीन रात वाला रहा है, मैं रात भर पढ़ती थी और लेट तक सोती थी। ओके। ऐसा वाला। लगभग अगर एवरेज देखा जाए कितने घंटे पढ़ते थे आप? जैसे नॉर्मल डेज में तो हम 7 से 8 घंटे पढ़ लेते हैं, पर एग्ज़ाम टाइम पे मेरा बढ़ जाते थे। मतलब एग्ज़ाम टाइम पे पता नहीं रहता कि आप कितना पढ़ रहे हैं, बस आप पढ़ रहे होते हैं, वो वाली चीज़ होती है। एग्ज़ाम टाइम पे पैनिक होते थे कुछ दिन पहले, या फिर एक दिन पहले लगता था, डर लगता था कि कल एग्ज़ाम है, पता नहीं क्या होगा, जो पढ़ा है वो बनेगा भी या नहीं? मैं थोड़ा सा प्री में पैनिक होती थी, प्री को लेके होती थी, बाकी मैं मेंस में पैनिक नहीं हुई हूँ। इंटरव्यू में मैं पैनिक होती थी। ओके। हाँ। प्रिपरेशन के अलावा जो हम चीज़ें पढ़ते हैं, हमारे नोट्स या फिर सोर्स वगैरह पढ़ते हैं, इसके साथ में जैसे नॉवल वगैरह रहती है, चीज़ें पढ़ते थे आप? हाँ, मेरा हिंदी साहित्य विषय भी रहा है, तो मुझे पढ़ना ही पड़ता था इंटरव्यू के लिए। कई बार मैंने पढ़ा भी है। मैं थोड़ी मोटिवेशनल जो बुक्स होती है उनको पढ़ी है मैंने, जैसे कि डार्क हॉर्स, 12th फेल, कई बुक्स पढ़ी है। ओके। हॉबी क्या था वैसे आपका? मेरी हॉबी योग करना रही है। योग करना। हाँ। और कुछ चीज़ें जो आपको लगी बाकी से डिफरेंट किया आपने और 2 बार सिलेक्शन लिया? बाकी से डिफरेंट तो नहीं कह सकते, पर मुझे जो एक चीज़ लगती है कि जो मेरा सिलेक्शन हुआ है उसमें सबसे बड़ी जो रही है वो रही है मेरी कंसिस्टेंसी, निरंतरता। कि मेरे लगातार एग्जाम हुए भी है और मैं लगातार एग्जाम फेज में ही बनी रही हूँ कि हाँ पढ़ना है। प्री होता है, फिर मेंस हो जाता है, फिर इंटरव्यू हो जाता है, तो मुझे लगातार पढ़ना ही है। तो मुझे लगता है कि वो, और कहीं ना कहीं मेहनत भी मैंने बहुत की है। कई बार डायरेक्शन गलत होती है, पर हम मेहनत करते हैं, हमें यकीन होता है कि हम यार मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, चाहे ना हो रहा है। तो मैंने मेहनत बहुत की है, पढ़ा बहुत है मैंने। लक पे भरोसा करते हैं? हाँ, मैं लक पे भरोसा करती हूँ। आपने हार्ड वर्क ज़्यादा किया या फिर स्मार्ट वर्क? मैंने स्टार्टिंग में हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा किया है, फिर मैंने अब जो एग्ज़ाम्स दिए हैं 24 और 25 जैसे अब मैं देने वाली हूँ, इन पे मैंने 23 में भी जैसे स्मार्ट वर्क पे भी काम किया कि थोड़ा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखना है और आंसर राइटिंग करना है, करंट अफेयर्स एड ऑन करना है, या फिर जैसे टॉपर्स की कॉपी देखना है कि वो क्या ऐसा अलग लिख रहे हैं। तो इंस्टाग्राम कब से यूज़ करने लगे आप? इंस्टाग्राम में स्टार्टिंग से ही यूज़ करती हूँ। 2019 में ही स्कूल टाइम से, जैसे कॉलेज में जब मैं एंटर हुई थी तभी मैंने बना लिया था इंस्टाग्राम। क्योंकि ज़्यादातर सिलेक्शन वाले जो लोगों का देखा मैंने, तो वो बोलते हैं कि हम सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं थे, हम यूज़ नहीं करते थे,
हमारा अकाउंट ही सिलेक्शन के बाद बना? नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने अकाउंट तो बना लिया था 2019 में ही, पर जैसे चलता है, पर मेरा डीएक्टिवेट होता था अकाउंट। जैसे कि अभी मैं कहूँ तो मेरा 1.5 साल से अकाउंट डीएक्टिवेट था, इंस्टाग्राम अकाउंट। तो जैसे ही एग्ज़ाम होती थी या कुछ होता था, मैं डीएक्टिवेट कर देती। 3 से 4 महीने लगातार बंद मेरा। अच्छा। हाँ, पर जैसे ही एग्ज़ाम होती थी मैं उसको ओपन कर लेती थी, चलाती थी कुछ दिन, फिर मुझे लगता था कि हाँ, थोड़ा मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, तो मैं फिर बंद कर देती थी। अच्छा, अगर सबसे बड़ा सेक्रीफाइस देखा जाए इस जर्नी में, क्या किया आपने? सबसे बड़ा सेक्रीफाइस तो यही होगा कि हम अपने परिवार से दूर रह रहे हैं। जब कभी उन्हें हमारी ज़रूरत होती है तब भी हम घर नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि कई बार ऐसा सिचुएशन होती थी कि मम्मी पापा को भी ज़रूरत होती थी, पर उनका कहना होता था कि कोई बात नहीं, तुम पढ़ाई करो, अभी पढ़ाई पे फोकस करना ज़रूरी है। तो मुझे वही लगता है, क्योंकि मेरे मम्मी के बहुत हेल्थ इशू होते हैं, उनसे बहुत ज़्यादा उन्हें परेशानियाँ होती है, पर वे हमेशा बोलती है कि तू पढ़ाई कर, तू टेंशन मत ले मेरी, मैं तो सब देख लूँगी यहाँ पे। वो चीज़ होती है। अगर ये पॉडकास्ट जो है आपकी फैमिली वाले देख रहे हैं, आप क्या बोलना चाहोगे सभी लोगों को, चाहे आपकी सिस्टर हो, आपके मम्मी पापा हो, आपके भाई हो? मैं अपने परिवार वालों को यही बोलना चाहूँगी कि जितना साथ उन्होंने मेरा दिया है, मुझे लगता है कि मैंने खुद ने जित पे सेल्फ़ डाउट किए हैं। कई बार जो होता है कि हम सेल्फ़ डाउट में इतने ज़्यादा वो हो जाते हैं, पर मेरे पापा ने मुझे इतना ज़्यादा मोटिवेट किया है, मेरी मम्मी ने, मेरी दीदी ने मुझे इतना सपोर्ट किया है कि मैं उन्हीं की वजह से आज यहाँ पे आ पाई हूँ और इतना आत्मविश्वास के साथ यहाँ बोल पा रही हूँ कि हाँ, मेरा सिलेक्शन हुआ है, मैंने ये किया है। तो ये सब उन्हीं के सपोर्ट की वजह से है, कि उन्हीं के आशीर्वाद की वजह से है जो मैं यहाँ इस पद को प्राप्त कर पाई हूँ। एक और चीज़, तैयारी के टाइम पे घूमना फिरना होता था, जैसे कहीं मन किया कि चलो आज घूम के आते हैं? नहीं, ऐसा तो रहा नहीं है मेरा बहुत ज़्यादा कि टूर पे चलते हैं या घूम के आते हैं। पर हाँ, जब एग्ज़ाम होती थी तो मैं सीधा घर निकल जाती थी, और घर से ही हम जो टूर होते हैं वो मेरे घर वालों के साथ ही हुए हैं मैक्सिमम। अच्छा। ऐसा हाँ। वनडे एग्ज़ाम दिए कभी आपने? मैंने कभी वनडे एग्ज़ाम नहीं दिया। सिर्फ मैंने एक बार पटवारी का फॉर्म भरा था, उसमें भी मैं बस देने चली गई थी, बाकी मैंने ऐसे कोई प्रिपरेशन नहीं की है उसमें। एक चीज़ काफ़ी बड़े बड़े लोग बोलते हैं और इस चीज़ को मानते हैं, आप भी मानते हो कि जैसा हम सोचते हैं वैसा हम बनते जाते हैं? हाँ, ये चीज़ होती है। जैसे सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी होता है कि आपको पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है। कई बार जब हम डाउट कर रहे होते हैं ना, तो चीज़ें अच्छी होती हैं, हम उनको नेगेटिव में ले जाते हैं। तो हमारा जो सबसे ज़रूरी पार्ट होता है कि अगर हम अपने आप पे विश्वास रख के कोई काम करते जाते हैं तो वो एक तरह से वो होता जाता है। तो ये पॉजिटिव थिंकिंग ही होती है, तो हम बोल सकते हैं। ओके, 3 चीज़ें ऐसी बता दीजिए मुझे जो फाइनली सीटीआई और एक बार डीएसपी, 2 बार सिलेक्शन हुआ आपका। जैसे 3 चीज़ों की बात करूँ तो सबसे पहली चीज़ तो रही है मेरे परिवार का सपोर्ट और मेरे दोस्तों का सपोर्ट रहा है, जिसमें उन लोगों का साथ रहा है जिसकी वजह से मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाई हूँ। क्योंकि बहुत भरोसा दिखाते हैं लोग जब आप पे, तो आपकी भी जिम्मेदारी हो जाती है कि मुझे अब तो कुछ करना ही है। तो सबसे पहला तो मेरे परिवार और मेरे दोस्तों का साथ रहा है। दूसरा, मेरी कंसिस्टेंसी को मैं बोल सकती हूँ कि जो निरंतरता मेरी बनी रही है, क्योंकि हम कई बार एग्ज़ाम देते हैं, पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, तो वो चीज़ परेशान करती है आगे जाके। तो एक निरंतरता, और दूसरा तीसरी मेहनत, कि मैंने पढ़ाई की है, मेहनत की है, अपना समय दिया है कि मुझे यहाँ चीज़ करनी है। तो ये 3 चीज़ों को मैं बोल सकती हूँ जिससे मेरा सिलेक्शन हुआ है। जब पढ़ते थे आप, रिजल्ट का माइंड में आता था कि रिजल्ट मुझे इस पोस्ट पे सिलेक्शन लेना है? स्टार्टिंग में जब आप स्टार्ट करते हैं तो लगता है डिप्टी कलेक्टर, फर्स्ट अटेम्प्ट में, कि हाँ, हम तो डिप्टी कलेक्टर ले लेंगे। पर जब जैसे कि 2 बार मैंने फेलियर भी देखे हैं, तो फिर वो चीज़ आ जाती है कि बस एक बार पीडीएफ में नाम आ जाए। तो मेरे साथ भी ये हुआ है। पर पोस्ट का मेरे साथ ऐसा रहता था कि डिप्टी कलेक्टर हमेशा से प्रेफरेंस रहा है, तो मैं सोचती थी कि हाँ, नाम आए तो दीपिका नकवाल डिप्टी कलेक्टर। चलिए, बढ़िया। उम्मीद है आप सभी को ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। आपका कैसा क्या अनुभव रहा? मेरा अनुभव बहुत अच्छा रहा है। मैं सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देना चाहूँगी कि आपने ये मंच दिया, जिससे मैं अपनी बातें भी बता सकूँ, जो मेरी गलतियाँ हुई हैं उन्हें भी बता सकूँ, ताकि जो आगे एस्पिरेंट्स देख रहे हैं वो उस चीज़ को सुधारें। क्योंकि हम अपनी गलतियों से ज़्यादा बेहतर होता है कि दूसरों की गलतियों से सीखें, तो उसमें समय कम लगेगा। तो आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच।